हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको करवा रहा हूं आज यूपीएससी का सी सेट पेपर। सी सेट जो अभी 2025 में हुआ है, 2025 में सेट ए करवा रहा हूं। इसमें से मैं आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो करवाता हूं। ठीक है, 2 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1 एंड 2। आज ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इसके बाद चौथे लेक्चर में मैं इसके क्वांट एंड रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन फिनिश कर दूंगा। ठीक है, आप इसको ज़रूर देखें। अभी इसकी आंसर की नहीं आई, आपको पता है कि 1 साल बाद आती है, लगभग साल भर में आती है, 11-12 महीने में। तो जब इसकी आंसर की आएगी तब कंफर्म होगा कि इसकी कौन से क्या आंसर हैं। बट मैं अभी अपने नॉलेज से जो भी करवा रहा हूँ समझ के, बिकॉज कई बार उसके इंटरप्रिटेशन यूपीएससी कुछ अलग तरीके से करती है, राइट। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर मिसमैच हो सकते हैं, राइट। पर मैं जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है तो मैं उस तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ से लर्निंग लेनी है। ठीक है, कुछ गलत हो सकते हैं आंसर, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, पर आपको लर्निंग लेनी। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, राइट। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताएं जो ही आपका रिव्यू है, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एग्जाम कौन सा टारगेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप जरूर बताएं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बोल रहा है अ सेट ऑफ 20 पाइप्स, सेट ऑफ एक्स जिसमें 20 पाइप हैं, कैन फिल द 70% ऑफ द टैंक इन 14 मिनट्स। अनदर सेट बाई ऑफ 10 पाइप, जो बाई सेट है उसमें 10 पाइप है, फिल 3/8 ऑफ द टैंक इन 6 मिनट। थर्ड सेट जेड ऑफ द 16 पाइप, इसमें 16 पाइप है, कैन एम्पटी, ध्यान रहे ये एम्पटी करती है, बाकी दोनों एक्स वाई फिल करती हैं, हाफ ऑफ द टैंक इन द 20 मिनट्स। इफ हाफ ऑफ द पाइप ऑफ द, पहले इसको बना लेते हैं, राइट, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। इफ हाफ ऑफ द पाइप ऑफ द सेट एक्स क्लोज्ड and only half of the pipe of set by are open and all the pipe of set Z are open, then how long will it take to fill 50% of the tank। ठीक है भाई, देखो हमें क्या दिया, x दिया है, y दिया है एंड z दिया है। x में टोटल अपने पास 20 पाइप हैं, y में टोटल कितनी पाइप है, 14 पाइप है, नहीं y में 10 पाइप हैं, और जेड में हमारे पास 16 पाइप हैं। क्लियर है इतनी चीज। अब एक्स में अगर ये 20 पाइप हैं तो 70% ऑफ द टैंक 14 मिनट में भरते हैं। अगर मैं कहूँ कि 70% 14 मिनट में भरते हैं तो भाई 14 मिनट में, 14 मिनट में तो 100%। तो आप पहले 7 से काटोगे, 7 दूनी 14, तो फिर 10 का मल्टीप्लाई करोगे, तो मतलब इसका 100% जो होगा फिलिंग वो 20 मिनट्स में होगा। इतनी बात समझ आई क्या, कैसे किया। तो देखो 70% 7 से जब काटोगे तो 10% बराबर 2 मिनट आएगा, दोनों साइड दो दो 10% ओके। तो आपको 100, तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 100% बराबर क्या आ जाएगा भाई, 20 मिनट्स आ जाएगा। मतलब इसकी 100% जो फिलिंग होगी उसको भरने में 20 मिनट लगेंगे। क्लियर है। सेम चीज़ें बाई के लिए जो बोला है वो भी हम करेंगे। बाई के लिए 10 पाइप है, ये हमने बना दिया, फिल 3/8 ऑफ द टैंक इन 6 मिनट। भाई 3/8 ऑफ द टैंक इन 6 मिनट, तो 1/8 निकालोगे तो भाई 2 मिनट में लगेगा, तो पूरा फिल करने में 8 दूनी 16 मिनट लगेगा, मतलब 100% फिल करने में इसको 16 मिनट लगेगा। इतनी बात समझ आई क्या। फिर जेड, देखो जेड एम्प्टी है इसलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, बिकॉज ये पानी को बाहर निकालेगी। तो आपको क्या करना है, थर्ड सेट ऑफ 16 पाइप कैन एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक इन 20 मिनट्स। भाई हाफ ऑफ द टैंक को एम्प्टी करती है भाई 20 मिनट में, तो पूरा टैंक को एम्प्टी करने में कितना लगेगा, मतलब 100% को एम्प्टी करने में इसको कितना लगेगा, 40 मिनट लगेगा। समझ आई इतनी बात। अब आगे देखो, ये जो जितना इनको मिनट लग रहा है, ठीक है, जितना मिनट लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इनका एलसीएम ले लेता हूँ। मैं एक चीज़ हमेशा आपको बार बार बोलता हूँ भाई, जो वर्क के क्वेश्चन आते हैं, वर्क मतलब टाइम एंड वर्क, जो टाइम एंड वर्क, ये एम्पटी करने वाला भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन हो जाता है, उसी से मिलता जुलता है। इसमें आप यूनिट मेथड लगाओ, यूनिट मेथड मैं बार बार आपको कहता हूँ,
इस मेथड में आपका श्योरिटी जो क्वेश्चन की करेक्ट आंसर आने की रहेगी वो 100% रहेगी। यहाँ पर सिली मिस्टेक या अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हो तो गलत होने का चांस बहुत मिनिमाइज हो जाता है, मतलब आपका पूरा पूरा करेक्ट होने का चांस रहता है, ठीक है। इसलिए इसी मेथड को यूज़ किया करो, मैं बार बार इसी मेथड को बताता हूँ और सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। 20, 16 और 14, 40 का एलसीएम ले लोगे तो 20 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 40 में 8 इंटू 5 रखोगे और इसमें 8 इंटू 2, तो मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 16 पंचे 80। देखो 80 तो हमारा एलसीएम आ गया, मतलब ये टोटल यूनिट 80 यूनिट ये टोटल वर्क हो जाता है, मान लेते हैं टोटल वर्क 80 यूनिट हो गया। जो एलसीएम लोगे वो टोटल वर्क हो जाता है। अब देखो एक्स बाई जेड, समझ आया। देखो इसमें 20 पाइप अगर 20 मिनट में पूरे टैंक को भर रही हैं तो 20 पाइप 1 मिनट में कितना टैंक भरेंगी। 20 पाइप, देखो मैं 20 पाइप की टोटल की बात कर रहा हूँ, 20 पाइप, इसकी 10 पाइप और इसकी 16 पाइप। अगर ये 20 पाइप 20 मिनट लेती हैं पूरा 80 यूनिट भरने में, तो 1 मिनट में कितना भरेंगी, तो भाई 4 यूनिट भरेंगी, ठीक है। सिमिलर वे में अगर ये 16 मिनट लेती हैं, 10 पाइप 16 मिनट देती हैं, तो 80/16 यानी 1 मिनट में 5 यूनिट काम होगा इसका, 5 यूनिट भरेंगी। और ये वाली एम्प्टी करती है भाई, ये 40 मिनट अगर लेते हैं तो 80 यूनिट टोटल काम है, मतलब हर मिनट में 2 यूनिट काम होगा। और ये 2 यूनिट इनका तो प्लस में होगा बिकॉज ये फिल कर रहे हैं, बट इसका माइनस में होगा बिकॉज ये एम्प्टी कर रही है जेड वाली पाइप। ये 20, 10 और 16 पाइप की बात हो रही है, ठीक। अब क्वेश्चन में जो हमसे देखो बोला कुछ और चीजें, इफ half of the pipe of the set X are closed, half of the set मतलब इसकी 20 पाइप हैं तो आधी क्लोज है, इसका मतलब आधी ओपन है, तो इसकी 10 पाइप ओपन होंगी, ठीक है। एंड ओनली हाफ ऑफ द पाइप ऑफ सेट बाई आर ओपन, तो इसकी 10 की इसकी 5 ओपन होगी, ठीक। एंड ऑल पाइप ऑफ जेड आर ओपन, तो जेड की पूरी 16 ओपन होगी, ओपन। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द 50% ऑफ द टैंक। 50% का मतलब टोटल हमारा काम कितना है, 80 यूनिट है, तो 50% मुझे भरना है, इसका मतलब 50% 80 का निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा भाई, 40 यूनिट। मतलब हमें 40 यूनिट टैंक को फिल करना है। इतनी बात समझ आई क्या, 80 का 50% 40 यूनिट हमें काम करवाना है। अब देखो भाई एक चीज़ और बताओ मुझे, यहाँ पर 10 पाइप आधी ओपन हो, जब 20 पाइप ओपन हो रही थी तब इसको 4 मिनट लगते थे, 4 यूनिट काम होता था पर मिनट, 4 यूनिट पर मिनट ये आता आया है, ठीक है। जब 20 पाइप काम कर रही थी, भर रही थी, लगातार चालू थी, तो 4 यूनिट पर मिनट होता था। 10 पाइप ओपन है तो 2 यूनिट पर मिनट होगा। यहाँ 10 पाइप जब ओपन थी 5 यूनिट काम होता था पर मिनट, तो यहाँ 5, इसकी आधी पाइप है तो आधा काम होगा ना, 2.5 यूनिट पर मिनट होगा। यहाँ 16 की 16 मतलब यहाँ का 2 ही यूनिट आपका पर मिनट काम होगा और वो 2 माइनस में होगा। समझ आया, हमें 40 यूनिट काम करवाना है। 1 मिनट का काम देख लो टोटल, 2 प्लस का 2 प्लस का 2.5 और माइनस का 2, तो ये -2 + 2 कट जाएगा, मतलब 1 मिनट में 2.5 यूनिट पर मिनट काम हो रहा है। 1 मिनट में मुझे फिल कितना करवाना है, कंप्लीट कितना करना है, 80 का 50% मतलब 40 यूनिट, तो 40/2.5 करोगे, इसका मतलब 10 होगा तो 4 बार कटेगा, तो 4 चौको 16 मिनट, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। 16 मिनट ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया, ऑप्शन डी 16 मिनट बनेगा। कुल मिला के आपको ये करना था कि यहाँ पर आपको जितना भी काम दिया था आपने पूरा निकाल लिया, 20 पाइप जितनी पाइप, अब 20 की जगह मान लो आधा काम करवाया, पता चला 5 ही यूनिट पाइप काम करवाता, तो भाई 20 यूनिट जब 4 यूनिट 20 पाइप मिल के 4 यूनिट पर काम कर रही पर मिनट, तो 5 पाइप फिर उसका 1/4 करती, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और यही सुझाव देता हूँ कि आप यूनिट मेथड जहाँ तक संभव हो, और इस टाइप के जहाँ भी सी साइड में क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप समझ लो कि 95% क्वेश्चन आपके यूनिट मेथड से हो जाएंगे, और यहाँ पर इस मेथड से 100% एक्यूरेसी रहती है, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, if n is a natural number then what is the number of distinct remainder of 1 to the power n plus 2 to the power n when divided by 4, ठीक है। हमें डिस्टिंक्ट रिमाइंडर चाहिए भाई, 1 to the power n plus 4 2 to the power n है,
2 टू द पावर n को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, कुल मिला के अगर आप n की वैल्यू जब 1 रखोगे तो क्या आएगा, इधर से 1 आएगा और इधर से 2 आएगा, मतलब 3 आ जाएगा। 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। n की वैल्यू जब 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो ये 1 ही होगा और इधर से ये 2 की पावर 2 मतलब इधर से 4 हो जाएगा। ये तो 4 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, अब n की वैल्यू जितनी आगे रखते जाओगे, जितनी भी रखोगे, तो ये 2 की पावर, इधर वाला तो ये 1 ही आएगा हर केस में, और इधर वाला 2 की पावर 3 और ये वाला 8 हो जाएगा। और 8 हर बार ये 4 का ये मल्टीपल ही आएगा। अब जितने भी 2 से लेके यहाँ बड़े नंबर रखोगे n की वैल्यू में, तो ये वाला जो 2 की पावर में है हर बार 2 का मल्टीपल आएगा, हर बार 4 का मल्टीपल आएगा। एक्चुअली 4 का मल्टीपल आएगा तो ये पूरा पर कट जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 1। समझ आए? आप वैल्यू रख के चेक करो, n इज इक्वल टू जब 4 रखोगे तो ये 1 + 16, ये पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब डिस्टिंक्ट रिमाइंडर आपके पास 1 और 3 दो ही रिमाइंडर आ रहे हैं डिस्टिंक्ट में, हर बार रिमाइंडर यहाँ से लेके 2 से लेके 1 आएगा। ठीक, तो आपके पास बोला है कि डिस्टिंक्ट रिमाइंडर, तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई, क्लियर है, समझ में आया क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, तो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हैं आप उनको छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं ओवरऑल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल पेपर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे क्वेश्चन इजी हैं। सेट ए की बात करूँ तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के हैं, जहाँ पर गलती होने के भी चांसेस हैं। तो आप उनको यही करना है एग्जाम में कि हमें कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट फंस रहे हैं तो उनमें फंस नहीं जाना, उलझना नहीं है। Question number 47. Let P is equal to Q be a 3-digit number. What is the HCF of P and 481? क्या मतलब हुआ? मतलब हमें P और P का मतलब Q तीनों डिजिट सेम है एंड 481 इनका हमें HCF निकालना है, ये HCF निकालना है। तो भाई Q की वैल्यू आप कुछ भी रखो, मान लो आप कुछ भी रखते हो तो भाई ये सेम डिजिट होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि Q को आप कॉमन ले लो। जैसे मान लो मैं सपोज 333 ये नंबर है, 555 है, तो आप यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो 5 इंटू, एक्चुअली कॉमन का मतलब 5 इंटू 111, 3 सब रहेगा तो 3 इंटू 111। तो ऐसे Q है तो Q इंटू 111 आप इसको रख सकते हो, और ये 481 इनका HCF एक्चुअली हमें निकालना है। ठीक है, ये Q इंटू ये 3 से कटेगा बिकॉज 1 + 1 + 1 3 है, तो 3 से कटेगा तो 3 इंटू 3 तिकाइन 9, 2 बचेगा तो 3 7 21, 37 हो गया। अब हम चेक कर लें कि भाई ये वाला 3 से या तो कटेगा या 37 से कटेगा, और अगर इनमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं कटेगा तो संभव है कि उसका HCF 1 हो सकता है। देखो 1 है हमारे पास। 8 4 12, 12 3 से कटेगा 13, 8 4 12 1 13, 13 3 से नहीं कटेगा मतलब 3 से नहीं कटेगा। अब हम चेक कर रहे हैं 37 से कटेगा क्या, तो 37 से जब काटेंगे तो एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 बचेगा, और फिर आगे एक आएगा तो ये, तो मतलब ये हमें 3 बार भी कटा। इसका मतलब 37 इंटू 1 जा 37, और फिर ये 111 हो जाएगा, ये मतलब 3 बार कटेगा। अब देखो क्यों, बताओ भाई, 37 तो कॉमन आ गया ना, 37 दोनों में है तो 37 कॉमन आ गया। अब मुझे ये बताओ Q इंटू 3 और इधर से 13, Q क्या है, एक सिंगल डिजिट नंबर है। देखो P जो है इसमें ये 3 डिजिट नंबर है, मतलब Q की कोई एक वैल्यू है जो 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर होगा Q। अब Q की वैल्यू 3 डिजिट की क्या क्या हो सकती है, आप 1 ले सकते हो, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी ले सकते हो। तो क्या आप 1 जिसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करोगे, क्या इन दोनों में अब कुछ कॉमन बचेगा, क्या कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बिकॉज ये वाला 13 जो है ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इन दोनों में इसमें और इसमें पूरे में अब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब 37 अकेला आपका कॉमन आया और वही HCF हो जाएगा। HCF आप जानते हो कि जो भी कॉमन होता है वही HCF होता है, तो अकेले 37 ही कॉमन आ रहा है, तो हमारा आंसर 37 हो जाएगा। ठीक है भाई, देवी सज्जनों, समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 48। व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर दिस मच? ये नंबर दिया। अब इसको हमें सबसे पहले तो नंबर को गौर करना है कि नंबर दिया है किस पैटर्न में दिया, कैसे दिया है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 10 11 12, मतलब कुल मिला के ये ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ये 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, और 489 पर डिजिट पूछा है। तो आप मुझे बताओ कि इसको कैसे करोगे, क्या आप ऐसा लगाओगे क्या कि n इंटू n प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2। क्या ये फार्मूला लगाओगे? लगाओगे क्या भाई? नहीं लगाओगे। देखो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब कि अब ये क्यों, ये कब लगता है? जब आप ऐसा कुछ करते हो 1+2+3+4। अगर ये ऐसा कुछ होता, मान लो ये लिखा होता 1 एक बार लिखा है, 2 2 बार लिखा है, 3 3 बार लिखा है, 4 4 टाइम्स लिखा है, 5 5 टाइम्स लिखा है, इस टाइप से, तब आप ये फार्मूला लगाते हैं। मतलब 1+2 2 बार लिखा तो ये 2 हो जाता, 3 3 बार लिखा तो ये, जब इसमें ये सेम चीज़ें, मतलब इस, मान लो कि सेम क्वेश्चन 489 पोजीशन पर कौन सी डिजिट आएगी, तब आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं। पर इस केस में आप नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपसे ये चीज़ें ऐसा पूछा डिजिट में, तो भाई डिजिट में आपको डिजिट में एक्चुअली कैलकुलेट करना है, तो 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होंगे? 9 डिजिट होंगे, सिंगल डिजिट नंबर है। फिर 10 से 99 तक कितने नंबर होंगे भाई? 99 में इधर 9 डिजिट कैंसिल है, मतलब नहीं है, तो इधर से 99 में से 9 माइनस करो तो 90 बचेगा, और 90 में 2 2 डिजिट है, तो 90 इंटू 2 मतलब 180 डिजिट यहाँ हो जाएगा पूरा। ठीक है। अब आगे हमारे पास 100 से नंबर चालू होता है। ठीक, हमें 489 डिजिट बतानी है, तो भाई 180 प्लस 9 दैट इज 189 तो टोटल आ चुका है। अब 489 में से 189 माइनस करोगे तो ये 300 डिजिट अभी और चाहिए हमें। ठीक है, 300 डिजिट और चाहिए। क्लियर है? अब देखो क्या करोगे भाई, 100 से अगर आपको 300 डिजिट चाहिए तो कुल मिला के आप कहाँ तक जाओगे? 100 से ये आप 199 तक जाओगे। बताओ भाई, बिकॉज 199 में जब इधर की 99 डिजिट आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 100 बचेगा, और 100 डिजिट में आप ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज हर एक नंबर में, ये पूरे नंबर है, हर एक नंबर में 3 3 डिजिट है, तो टोटल 300 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 300 वाला मतलब आखिरी वाला, देखो ये हमारा 9 वाला होगा, ये मत कर देना, ये कौन सा होगा? 487 होगा, 488 489, तो ये आखिरी वाला हमारा 489 डिजिट, और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया तो अभी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। ठीक है, देखो भाई आप लोग सपोर्ट नहीं करते चैनल को, मैं आप ही के लिए चैनल चालू किया हूँ यार, मुझे डिमोटिवेशन होने लगता है अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो। आपका आंसर फिलहाल 9 हो जाएगा, डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। अ मोबाइल फोन हैज़ बीन स्टोलन, एक मोबाइल फ़ोन स्टोलन चोरी हो जाता है। देयर आर 3 सस्पेक्ट PQR, दे वर क्वेश्चन नोइंग दैट ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी, देयर रिस्पॉन्स आर एज फॉलो। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा मिसिंग है, बिकॉज इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसमें यहाँ पर जनरली ऐसी बातें बोलता है कि कोई एक बंदा गलत है, कोई एक बंदा गलत बोलेगा, कि मतलब मान लो कि लेट से कि P एंड Q सही बोल रहे हैं तो R गलत बोलेगा, कोई भी एक, इन तीन में से कोई एक गलत बोलेगा, जनरली ऐसी चीज़ें दी रहती है, वही चीज़ें यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं कैट एग्जाम में मिल जाते हैं, और जनरली कैट में ही मिलते हैं। ठीक है, तो फिर भी देखते हैं, हम जो भी आंसर होगा निकालेंगे। पी बोल रहा है कि आई, यहाँ पर एक चीज़ और दिया, देयर आर 3 सस्पेक्ट PQR, दे वर क्वेश्चन नोइंग दैट ओनली वन ऑफ देम इज गिल्टी, मतलब वन ऑफ देम गिल्टी मतलब केवल एक ही बंदा चोर है। ठीक, अब मान लो अगर मैं पी को करेक्ट मानता हूँ, अगर मैं पी को करेक्ट मानता हूँ तो क्या मतलब होगा? आई डिड नॉट स्टील, मतलब ये लेट से कि PQR की ये रिजल्ट हैं, तो P बोल रहा है कि आई डिड नॉट स्टील, मतलब P अगर मैं करेक्ट मान रहा हूँ तो P चोर नहीं है। Q स्टोलन, तो Q स्टोलन मतलब Q चोर हो जाएगा, और इसके अनुसार P अगर सही बोल रहा है तो इसके अनुसार Q चोर हुआ। ठीक है, स्टोलन Q चोर हुआ, और R भी चोर नहीं होगा, बिकॉज अगर Q चोर हुआ तो R नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक ही बंदा गिल्टी है। अगर मैं Q को देखूं, Q क्या बोल रहा है? आर डिड नॉट स्टील, आई डिड नॉट स्टील। अगर आप Q को सही मानते हो, अगर आप Q को सही मानते हो तो क्या बोल रहा है? आर डिड नॉट स्टील मतलब R चोर नहीं है, आई डिड नॉट स्टील मतलब ये भी चोर नहीं है, तो फिर चोर कौन हुआ? P चोर हुआ। तो यहाँ पर तो बातें उल्टी हो जाएंगी, पर फिर भी Q के अनुसार कौन चोर होगा?
बोल रहा कि आई आर चोर नहीं है, आर डिड नॉट स्टील, आई डिड नॉट स्टील, इसका मतलब पी चोर है, ठीक है। और आर क्या बोल रहा है भाई, आई डिड नॉट स्टील, मतलब मैं चोर नहीं हूँ। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, इसका मतलब कि पी और क्यू में से कोई चोर हो सकते हैं। समझ आया? क्यू पर यहाँ मतलब चोर कौन कौन हो सकता है, क्यू हो सकता है, पी हो सकता है, पी क्यू, मतलब इन दोनों में से कुछ भी। तो हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर एक कंडीशन नहीं दिया है। कौन सी कंडीशन? कि कोई एक बंदा मतलब गलत बोल रहा है, बाकी दो सही बोल रहे हैं। अगर ये कंडीशन दिया होता तो हम आंसर निकाल सकते थे। देखो, हमने जैसे क्यू को जब हमने बोला कि क्यू सही बोल रहा, चलो लेट से किस क्यू सही बोल रहा, तो क्यू सही बोल रहा है तो ये आर डिड नॉट स्टील, आर चोर नहीं है। आई डिड नॉट स्टील, ये चोर नहीं है, मतलब पी है, तो फिर ये चोर होगा। अगर क्यू को हम गलत मान लेते हैं, क्यू को गलत मानते हैं तो क्या होगा? आर डिड नॉट स्टील, तो आर मतलब अगर गलत बोल रहा, क्यू गलत बोल रहा कि आर चोरी नहीं किया, इसका मतलब आर चोरी किया है। आई डिड नॉट स्टील मतलब ये भी चोरी किया है, ठीक। और फिर ये पी के बारे में क्या हो जाएगा, मतलब ये दोनों चोरी किए हैं, तो मिनिमम दो चोर हो गए यहाँ पर। अब मान लो पी चोर है कि नहीं है, पर अगर क्यू गलत बोल रहा है तो ये क्यू एंड आर दो चोर हो गए, और यहाँ पर बोला है कि एक ही चोर होगा, केवल एक ही गिल्टी है, तो इसका मतलब ये सही नहीं हो सकता पहले के अनुसार। तो फिर आपको इसको करेक्ट मानना पड़ेगा। जब आप इसको करेक्ट मानोगे तो फिर ये क्या होगा, पी चोर होगा। और जब पी चोर होगा तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि पी यहाँ से गलत बोल रहा है कि आई डिड नॉट स्टील, मतलब ये चोर है, मतलब यही चोर है। क्यू स्टोलन, तो फिर क्यू नॉट स्टोलन, तो फिर ये चोर नहीं होगा, मतलब फिर पी चोर होगा, ठीक है। तो भाई आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप नहीं निकाल पा रहे हो। ये तो हम अपने से जूम कर रहे हैं कि ये चोर है, ये चोर नहीं, कौन सही बोल रहा कौन नहीं। अगर ये इन्फॉर्मेशन ऐसी कुछ होती तब हम निकालते कुछ कि पी चोर है या कौन चोर है, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, कैन नॉट डिटरमाइन। अब ये चीज़ें जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये चेक किया, क्यू क्या बोल रहा है, क्यू अगर गलत लेते हैं तो फिर ये दो दो चोर हो जाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। मतलब क्यू को हम सही मानते हैं, क्यू को सही मानते हैं तो पी चोर है, तो फिर पी चोर है तो हमें पी को फिर क्या करना पड़ेगा, पी को गलत मानना पड़ेगा। पी जब हम गलत मानेंगे तो जाके फिर क्या बोलेगा, आई डिड नॉट स्टील, मतलब पी चोर हो जाएगा। अब जब पी चोर हो गया तो फिर आर की कंडीशन है कि आर, फिर आर को देखो क्या करेंगे, आई डिड नॉट स्टील, तो आर चोर नहीं है। जब पी चोर हो गया मतलब आई डिड नॉट स्टील, मतलब ये सही कह रहा है, तो ये नहीं। और आई डू नॉट नो, तो फिर इन दोनों में से कोई एक चोर होगा, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पी चोर होगा, ठीक। पर भाई आप ये समझो कि हमें ये तो नहीं पता ना कि क्यू सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला। यही मैं कह रहा हूँ कि इसमें एक कंडीशन मिसिंग है कि वो देना चाहिए उसको कि एटलीस्ट एक बंदा कोई है जो गलत बोल रहा है और दो बंदे सही बोल रहे हैं, तब उस क्वेश्चन में आप उसका आंसर निकाल पाते, इनमें से कोई एक। और फिलहाल इस केस में कैन नॉट डिटरमाइन होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। थ्री टीम पी क्यू आर पार्टिसिपेटेड इन अ टूर्नामेंट इन विच टीम प्ले विथ वन अनदर एग्जैक्टली वंस, मतलब तीन टीम अगर पार्टिसिपेट करती हैं पी क्यू आर, तो तीनों एक दूसरे से मैच खेलती हैं, इसका मतलब पी क्यू का मैच भिड़ेगा, क्यू आर का मैच भिड़ेगा एंड पी आर का मैच भिड़ेगा, ठीक है। तीन मैच हो गए। अ विन फेच अ टीम ऑफ 2 पॉइंट्स एंड ड्रा 1 पॉइंट्स, अगर विनिंग होती है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और ड्रा होता है तो उसमें 1 पॉइंट मिलेगा, मतलब एक टीम को 1 पॉइंट मिलेगा, मतलब दोनों टीम को एक एक पॉइंट बंट जाएंगे, ठीक। अ टीम गेट्स नो पॉइंट फॉर अ लॉस, हारने पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ईच टीम स्कोर एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट, मतलब टूर्नामेंट हो रहा है तो पूरे टूर्नामेंट में एग्जैक्टली 1 गोल हर एक टीम कर रही है। द टीम पी गॉट 3 पॉइंट, देखो पी को 3 पॉइंट मिल रहे हैं, क्यू गॉट 2 पॉइंट, क्यू को 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एंड आर को देख लेते हैं, आर गॉट 1 पॉइंट, इसको 1 पॉइंट मिल रहे हैं, ठीक है भाई। विच आर द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ऑप्शन दिया है, द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन पी एंड क्यू इज ड्रा विथ स्कोर 0-0 एंड द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय आर अगेंस्ट क्यू इज 1। भाई चेक करते हैं, देखो कितने कितने केस संभव हो सकते हैं। अगर मुझे पी को 3 पॉइंट देना है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी एक मैच जीता होगा और एक मैच उसका ड्रा रहा होगा, ठीक है, तभी 3 पॉइंट आएंगे। एक मैच जीतेगा और एक ड्रा होगा तभी उसके कितने पॉइंट बनेंगे, 3 पॉइंट। क्यू को 2 पॉइंट बन रहे हैं, तो यहीं से बनाते हैं। देखो अब क्या बात हो रही है कि अगर मान लो पी को मुझे 3 पॉइंट देना है,
तो चलो मैं इसको एक केस लेता हूँ, पहला केस, अगर पी को ये विन करवा दिया और ये लूज करवा दिया तो 2 पॉइंट यहाँ से मिल गए। अब अगर पी यहाँ पर एक जीत गया तो मुझे पी का अगला मैच ड्रा करवाना पड़ेगा। तो ड्रा मतलब कि ये ड्रा और ये ड्रा, ठीक है। आर देखो, क्यू को अभी 0 पॉइंट मिले, आर अगर एक ड्रा हो गया तो आर का एक ही पॉइंट था तो आर का 1 पॉइंट आ गया, ठीक है। और पी को यहाँ एक ड्रा 1 पॉइंट यहाँ से 1 पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ से 3 हो गया, मतलब आर का काम हो गया और पी का काम हो गया। अब बचा क्यू, क्यू को 2 पॉइंट देने हैं तो 2 पॉइंट देने के लिए अब एक ही बचा है, इसका मतलब क्यू को जिताना पड़ेगा और ये लूज होगा। समझ आया? ठीक है भाई। दूसरा केस आप क्या ले सकते हो कि अगर आपको कुछ और करना है, कहीं और से आप शुरुआत करते हो कि अगर मान लो कि लेट से कि ये पी क्यू है, मैं वो सेम चीज़ लिख रहा हूँ, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। आप कहते हो कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, पी को अगर जीतना है तो मैं पी को यहाँ 2 पीक हैं तो पी को मैं यहाँ जितवा देता हूँ और यहाँ ड्रा ड्रा करवा देता हूँ। ऐसा भी तो केस संभव है, यहाँ जीतेगा तो यहाँ लूज हो जाएगा, ठीक है। तो पी के 2 पॉइंट यहाँ हो गए, ड्रा हुआ तो 1 पॉइंट यहाँ से, तो पी के 3 पॉइंट मिल गए, ठीक। आर यहाँ से हार गया देखो, तो आर के अभी 0 पॉइंट है, क्यू के कितने पॉइंट हैं यहाँ से 1 पॉइंट, क्यू का 1 पॉइंट मिल गया और आर का अभी एक भी पॉइंट नहीं है। आर को मुझे 1 पॉइंट दिलवाना है, मतलब ये मुझे ड्रा करवाना पड़ेगा, ये वाला मुझे ड्रा करवाना पड़ेगा। तो जब ड्रा होगा तो आर को 1 पॉइंट मिल जाएगा तो आर का काम हो गया। क्यू का ये भी मैच ड्रा हुआ, ये भी मैच ड्रा हुआ, तो क्यू के 2 पॉइंट हो गए, 1 + 1, ठीक। इतना केस 2 आ गए। और कुछ बन सकता है क्या भाई? मुझे तो नहीं लग रहा बनेगा, बन सकते तो बनाओ। और अब देखो इनमें अब पॉइंट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, पॉइंट देना है कि कहाँ कहाँ से कितने पॉइंट्स आ सकते हैं। मतलब जैसे कि बोल रहा है कि हर एक टीम पूरे टूर्नामेंट में एक एक गोल स्कोर करती है। अब विन पिच ये हो गया और ईच टीम स्कोर एग्जैक्टली 1 गोल इन द टूर्नामेंट। हर एक टीम एक एक गोल ही कर रही, मतलब पी भले 3 पॉइंट पर पा रहा है टोटल, ये 2 पॉइंट पा रहा है पर गोल एक ही मारेगा पी पूरे टूर्नामेंट में, मतलब दोनों मिला के। क्या क्या संभव हो सकता है भाई? देखो मैं अगर मान लो पी को, अगर मैं सपोज बात करूं, पी अगर यहाँ जीत रहा है तो जीत रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर सपोज एक गोल दिया हो, एक गोल ये दिया हो और ये 0 हुआ हो, संभव है। अब पी का एक गोल तो हो गया, अब पी फिर कोई गोल नहीं करेगा बिकॉज हर एक पी क्यू आर के गोल टोटल टूर्नामेंट में एक ही होंगे। तो अगर पी यहाँ गोल नहीं कर रहा मतलब यहाँ 0 गोल, और ड्रा होना है मतलब आर को आपको गोल नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ 0-0 होगा तो ये मैच ड्रा हो जाएगा। समझ आया? अब आर को अभी एक भी पॉइंट नहीं मिला है, मतलब एक भी गोल नहीं मिला, पॉइंट का काम तो हमने पहले पूरा कर दिया, ये पॉइंट का काम हो गया, ठीक है। गोल में आर अब जो है अभी एक भी गोल नहीं हुआ, क्यू का भी एक भी गोल नहीं हुआ, तो यहाँ पर फिर मुझे देना पड़ेगा एक एक गोल देना पड़ेगा, ठीक है। एक गोल ये दिया, एक गोल ये दिया, तो इन दोनों का गोल अब अगर बराबर है तो फिर क्यू को जीतवाना है ना, क्यू जीतेगा। तीनों के देखो एक एक एक, तीनों के पॉइंट हो गए, क्यू जीतेगा तो यहाँ से जीत सकता है। ये चीज़ें क्या सेटिस्फाई हो रही पूरी पूरी? चेक करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन पी एंड क्यू इज ड्रा। पी एंड क्यू के बीच ड्रा हो रहा है क्या? नहीं, तो इसके अनुसार तो ये गलत हो जाएगा भाई। अब एक एक पॉइंट्स पे देखो, अगर 0-0 पॉइंट्स यहाँ पर हुए तो ये ड्रा हो गया, 1-0 का ये विनिंग हो गया। एक एक में क्या होगा, विन होगा कि ड्रा होगा? तो अगर एक एक गोल करेंगे तो ये फिर ड्रा हो जाएगा ना मैच, ये विन लॉस का कहाँ होगा? तो ये वाला केस गलत हो जाएगा। समझ आया भाई? एक एक गोल दोनों करेंगे तो फिर विनिंग कहाँ होगी? नहीं होगी ना। इस वाले केस को देखते हैं। अगर ड्रा हो रहा है मान लो तो यहाँ पर कितने गोल हो सकते हैं? अब मुझे तीनों के एक एक गोल करने हैं। यहाँ पर संभव किया तो 0-0 दोनों के मिल जाए या 1-1 मिल जाए गोल, ठीक है। अगर 0-0 मिलते हैं मान लो तो मुझे अब पी का एक गोल करवाना है, तो फिर पी यहाँ विन कर रहा तो पी का एक गोल होना पड़ेगा। और यहाँ पर आर का क्या करवाना पड़ेगा भाई? अगर ये जीत रहा है, ये हार रहा, तो फिर यहाँ ये 0 गोल लगेगा। समझ आया? ये जीता तो एक गोल इसका, बिकॉज यहाँ पर अगर मैंने 0-0 दे दिया ड्रा में, ये केस ले रहा हूँ, तो 0-0 दिया तो पी के अभी एक भी गोल नहीं हुआ, तो पी का यहाँ एक गोल कंफर्म होगा, ये 0 होगा तो ये जीतेगा, ठीक है। अभी मुझे इन दोनों के, अब ड्रा हुआ, अभी केवल पी का ही एक गोल हुआ, इसका मतलब ड्रा में मुझे दोनों के एक एक गोल देने पड़ेंगे, तो केस यहाँ पर देखो सही हो जाएगा। ड्रा हुआ, दोनों को एक एक गोल किया तो दोनों का ड्रा हो गया। पी यहाँ
क्या किया, एक गोल किया और ये जीत गया 1-0 से, आर ने एक गोल किया, यहाँ 0-0 हुआ तो ये भी ड्रा हो गया, मतलब ये वाला केस सही है। ठीक है, इस केस को चेक कर लेते हैं एक बार। भाई ड्रा हुआ तो एक एक गोल हो गया। अब पी का काम तो हो गया, मतलब अब पी 0 गोल पाएगा करेगा, तो पी यहाँ 0 गोल करेगा। क्यू का भी एक काम हो गया, क्यू का भी काम हो गया। अब आर का एक गोल बचा। अब आर अगर मान लो यहाँ एक गोल करता है, मान लो अगर यहाँ गोल करेगा तो फिर पी जीतेगा कहाँ से, पी हार जाएगा ना, तो ये केस नहीं होगा। तो फिर आपको 0 के साथ अगर मान लो 0 करते हो तो फिर ये तब भी विनिंग नहीं होगी, तो ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब ये पूरा केस गलत, ये वाला सही। ठीक, एक केस बैठ रहा है। कुल मिला के आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर केस आपको बनाना पड़ेगा, तो ये वाला केस आपका सही बैठ रहा है। इसके अनुसार अब ऑप्शन चेक करते हैं। द रिजल्ट ऑफ द मैच बिटवीन पी एंड क्यू इज ड्रा विथ स्कोर 0-0। देखो पी एंड क्यू के बीच ड्रा हुआ है और ये स्कोर 0-0 हुआ, तो पहला वाला करेक्ट है। ठीक है, द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय आर अगेंस्ट क्यू, मतलब आर क्यू का कहाँ गया मैच, आर क्यू का नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय आर अगेंस्ट क्यू इज 1, तो आर ने एक गोल किया है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, समझ में आया क्या? देखो मुझे जितना चीज़ें लगा कि मैं इतने अच्छे से आपको बता सकता हूँ, तो वो चीज़ें अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप दोबारा इसको समझो। आप ये केस तो दो बना लिए कि पी क्यू, क्यू आर, पी आर का ये दो केस बन गए। अब उसमें आपको फिर सपोज देखो 1-1 बोल दोगे तो ये ड्रा मैच होगा ना, 0-0 दोगे तो ये ड्रा होगा। पर अगर विनिंग हो रही है, विनिंग लॉस हो रहा तो ये 1-0 होगा। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी, बिकॉज भाई वो बोल रहा है कि तीनों पी क्यू आर तीनों को एक ही एक गोल पूरे टूर्नामेंट में दाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पी को 3 पॉइंट मिला है तो पी ज़्यादा गोल दागेगा, नहीं, गोल एक ही कर रहा है, तो वही चीज़ आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, 55th क्वेश्चन। P is the brother of Q and R. S is R's mother. T is P's father. How many of them following statement are definitely true? देखो मैं आपको बताया हूँ कि भाई अगर क्या होता है, देखो मेल होता है तो मेल के लिए मैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाता हूँ। ठीक है, और अगर फीमेल होता है तो फीमेल के लिए मैं ये बना देता हूँ। जनरेशन में एक जनरेशन है, पेरेंट्स वाली जनरेशन यहाँ हो जाएगी, चाइल्ड वाली जनरेशन है तो उनके पेरेंट्स यहाँ होंगे और उनके पेरेंट्स इधर होंगे, ऐसे हम बनाते हैं। ठीक, सेम चीज़ें यहाँ कर लेते हैं। देखो पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू। मुझे एक बात बताओ, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, भाई जेंडर किसका पता है, पी का पता है कि पी ब्रदर है। क्यू एंड आर का मुझे जेंडर नहीं पता कि क्यू क्या है आर क्या है, बताओ पता है क्या? पी क्यू और आर दोनों का भाई है, तो मुझे जेंडर पी का पता है ना कि पी भाई है, मतलब मेल है, तो मेल को मैं स्क्वायर में बना दिया। क्यू और आर का जेंडर मुझे नहीं पता, हाँ ये तो भाई होंगे ये बहन होंगे, बस इतना ही होगा। ठीक, देखो एस इज आर्स मदर, तो ये भाई बहन तो हो सकते हैं ना, अभी क्लियर नहीं कि भाई होंगे कि बहन। एस जो है आर की मदर है, तो एस अगर आर की मदर है तो ये मैं मदर फीमेल है, तो मैं इसलिए सर्कल बना दिया। ठीक है, और एक जनरेशन ऊपर कर दिया बिकॉज मदर है। अब एस अगर इसकी आर की मदर है तो क्यू की भी मदर होगी, पी की भी मदर होगी। ठीक, टी इज पीस फादर, अब टी जो है पी का फादर है, तो भाई पी का फादर है इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया, और फादर है मतलब इसका भी फादर होगा, क्यू एंड आर का भी, तो मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, मियाँ बीवी। ठीक, देखो जब भी एक कपल बनते हैं तो ये हम डबल ये लगाते हैं, लाइन मारते हैं कि कपल हो गया। ठीक है, और अगर ये सिंगल लाइन है इसका मतलब कि सिबलिंग हो सकते हैं, राइट। हाउ मेनी ऑफ देम डेफिनेटली ट्रू, अब इनमें से डेफिनेटली कौन कौन से ट्रू है? एस एंड टी आर कपल, सही है, तो पहला वाला डेफिनेटली करेक्ट है। क्यू इज टी सन, क्यू जो है टी का सन है, भाई हमें नहीं पता, दूसरे के लिए हमें नहीं पता सन है कि डाटर है, डाटर भी तो हो सकता है, तो दूसरा हम नहीं कह सकते, डेफिनेटली हमसे पूछे, देखो डेफिनेटली ट्रू। ठीक, तो ये गलत हो गया, सेकंड वाला गलत, पहला वाला करेक्ट। टी इज क्यूज फादर, भाई टी जो है क्यू का फादर है, करेक्ट है, तो ये तीसरा वाला करेक्ट है। ठीक, एस इज पीस मदर, एस जो है पी की माता है, तो ये भी करेक्ट है। आर इज टीस डाटर, आर जो है टी की डाटर है, भाई नहीं पता, डाटर भी हो सकती है और सन भी हो सकता है, तो नहीं पता, तो पांचवा स्टेटमेंट गलत। पी इज एस सन, पी जो है एस का सन है, हाँ ये बात करेक्ट है, बिकॉज ये इसका जेंडर मुझे पता है, तो ये करेक्ट है। कितने सही हुए, 1 2 3 4, तो 4 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ओनली 4 आर डेफिनेटली ट्रू, करेक्ट है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलो
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56th क्वेश्चन. If no is coded at 210, not is coded at 4200, note is coded at this much 21,000, then how is notes coded? देखो नो को बोला है 210. भाई कुछ ऐसा चेक करो. एन नो में मतलब एन की जो कितनी होती है नंबरिंग पोजीशन, तो वो 14 होती है. ओ की कितनी होती है 15 होती है. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको 210 मिलेगा. 14 गुणे 15, 15 दाहम 150, 15 चौका 60, 150 और 60 210. मतलब इनकी जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, इनकी पोजीशन का मल्टीप्लाई हो रहा. अब आगे उसके बाद दिया नोट. तो नोट में एन ओ की वैल्यू 210 आई है, मतलब 14 इंटू 15 इंटू टी की वैल्यू कितनी होती है एस टी. टी मतलब T20, तो 20. तो भाई 210 में कुल मिला के इसकी वैल्यू 210 है. इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 दूनी 42 और डबल 0. देखो यही दिया क्या 4200 दिया है. ठीक है, ये भी करेक्ट है. मतलब पैटर्न आपका जो लग रहा है वो करेक्ट है. फिर उसके बाद नोट दिया है, मतलब अब एक्स्ट्रा एन ओ टी तो पहले से ही था, एक्स्ट्रा क्या है ई आया. तो ई की पोजीशन कितनी थी 5. तो भाई 4200 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 21,000 ही आएगा. मतलब आपका करस्पॉन्डिंग पोजीशन का मल्टीप्लाई ही हो रहा है. तो डायरेक्ट अब ये पोजीशन ना लिख के अगले वाले में सिर्फ ई ही मल्टीप्लाई हो रहा है. तो इसमें आप क्या करोगे 5 का मल्टीप्लाई. और 5 का मल्टीप्लाई मैं आपको बताया हूँ कि 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करो एक साथ. इस 2 से इसको काटोगे 21, डबल 0, 5 दूनी 10. तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे, एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ा दो, ये 21,000 हो गया. अब आपसे नोट्स पूछा है, मतलब एन ओ टी ई तो पहले पुराना ही वाला है. एस, तो एस की करस्पॉन्डिंग पोजीशन आप मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट. तो भाई 21,000 ये वाला था, उसमें एस की पोजीशन कितनी होती है, टी के पहले आता है 19 होता है, प्लस 000, ये पहले सही है. 19 1 19 कैरी 1, 19 दूना 38 39, 399,000. ऑप्शन ए हो जाएगा 399,000. ठीक है भाई, समझ में आया क्या? आगे बढ़ें. चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 57th. If France is coded as this much and Germany is coded as this much, then how is Yemen? कंट्री के नाम दिया है बट आपको उनसे मतलब नहीं है. यहाँ पर कोई इंग्लिश या उसकी जीके की बात नहीं हो रही. देखो फ्रांस में भाई आप एक चीज़ गेस करो, समझो. देखो कैसे कैसे दिया है. एफ की वैल्यू 6 होती है, ठीक है 6 दिया है, मतलब करस्पॉन्डिंग उनकी पोजीशन की बात कर रहे हैं. आर की वैल्यू कितनी होती है 18, आर एस टी 18 होती है. तो आर की वैल्यू 18 में नहीं दिया है. ए की वैल्यू 1 होती तो 1, तो देखो इसकी पोजीशन आगे दे दिया है. एन की वैल्यू कितनी होती 14 होती, तो 14 में देखो 3 दिया उसकी जगह, कुछ भी नहीं मिला. सी 3 होती तो 3 यहाँ पर 2 दिया है. अगर उनके डिजिट भी इंटरचेंज करें तो भी कुछ नहीं दिख रहा. 6 को तो यहाँ किया है, ई को तो 5, तो मतलब चलो, मतलब कुल मिला के अगर हम सोचें कि मान लो एफ ए सी ई इनकी तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन सिंगल डिजिट में आ रही 6 1 3 और ये 5. तो मान लो मैं मान लेता हूँ कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलो अरेंज कर दिया, तो 6 5 3 1 हो जाएगा. पर जो ये आर और एन बच रहे हैं ना, तो आर और एन भाई इनकी पोजीशन तो कितनी हो जाएगी 18 14. तो इनको सिंगल डिजिट में कैसे लिखेंगे 8 1 9, तो 9 भी कहीं नहीं लिखा है. 4 1 5, तो 5 तो चलो ये आ गया था, दोबारा 5 भी नहीं लिखा है, नहीं दिख रहा कुछ भी ऐसा कुछ. इनके अपोजिट लेटर को देखते हैं तो भी नहीं दिख रहा. अपोजिट लेटर अगर हम ए का जाएंगे तो फिर 26, वो भी नहीं मैच करेगा कहीं से. मतलब मुझे क्या दिख रहा है एक्चुअली, देखो आप थोड़ा सा गौर करो. तो भाई मुझे दिख रहा है कि ई को उसने एक दिखा, यहाँ लिखता हूँ FRANCE, इसको उसने दिया है 6 5 4 3 2 1. जर्मनी MAN बाई क्या दिया है 9 1 5 8 4 3 7 3 4 3 4 3 7 4 3 7. हमसे पूछा यमन का. देखो मुझे एक चीज़ समझ में और आ रही है, आई होप कि आप भी समझो. देखो भाई यहाँ पर ई की पोजीशन कितनी है 1 है,
तो यहाँ पर ई कहाँ है, ई यहाँ है, ई की पोजीशन 1 है, मतलब ई को उसने कोड किया है 1, ए की पोजीशन देखो, ए को 4 दिया उसने, पोजीशन नहीं एक्चुअली ए को 4 कोड किया है, यहाँ पर कहीं ए है, ए को 4 कोड किया है, मतलब वो लेटर्स को कोड किया है, ठीक है। फिर और देखते हैं, सी को उसने 2 कोड किया है, तो यहाँ पर कहीं नहीं है, ठीक है। और कुछ एन, एन को 3 कोड किया है, तो एन को यहाँ भी देखो 3 कोड किया है, ठीक है। जो जो कोड किया मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लिखी है उनके सामने सीधा सीधा, तो वो उनको कोडेड फॉर्म में वो लिखा है। तो हम देख लेते हैं, बस हमें देखो बाई चाहिए, तो बाई को उसने 7 कोड कर रखा होगा, तो 7। ई को कहाँ कोड किया है, तो ई को 1 कोड किया है। एम को कितना कोड किया, कहाँ है एम, तो एम को 8 कोड किया है, तो ये 8 हो गया। ई को 1 ही कोड किया है, और एन को देखो तो एन को 3 कोड किया है। क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, 7 1 8 1 3, मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू लिखी थी वो उनका कोडेड फॉर्म था। तो 71813, 71813 ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट दिया है, ठीक है भाई। तो आपको रीजनिंग लगानी है, वो एग्जामिनर किस फॉर्म में क्या अप्रोच, कौन से उसके माइंड में तरीका आया कि वो उसको उस फॉर्म में आंसर दिया है। जिस भी फॉर्म में आंसर दिया, जो तरीका अपनाने के बाद आंसर मिल रहा है वही हो जाएगा, बिकॉज ऐसा फिक्स नहीं है, इसी क्वेश्चन को 100 तरीके से निकाला जा सकता है उसका आंसर। मैं अगर इसी क्वेश्चन को सपोज आपको दूं, तो उसमें मैं कुछ अलग अप्रोच रखूंगा, और वो अप्रोच जैसे कि मान लो 2 लेटर दे दिया, तो 2 में मिल रहा है तो तीसरे में वही अप्रोच लगाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से रीजनिंग होती है। मैं आपको ये पढ़ाया हूँ भाई, एक बार जाके देख लो, पढ़ लो, बिकॉज आप सोच लो कि 2 से 3 क्वेश्चन इसी के हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन मिल गए ना आपको, 2 क्वेश्चन मिले, अब वो सीरीज वाले क्वेश्चन है, बताओ उसमें इतने इजी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन उसके मिल गए, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लिया हमने, एक क्वेश्चन और आगे मिलेगा। ये क्वेश्चन है 58th, द 5 डिजिट नंबर पी क्यू आर एस टी ऑल आर डिस्टिंक्ट डिजिट इज सच दैट टी 0 नहीं है, p is thrice of t, s is greater than q by 4 while q is greater than r by 3, how many such 5 digit number are possible। देखते हैं, देखो p क्यू आर एस टी 5 डिजिट का नंबर है, ठीक। टी को 0 मना किया, ये वाला 0, मतलब देखो डिजिट में सबको बोला है कि डिस्टिंक्ट डिजिट है, पर नॉन जीरो डिजिट नहीं बोला है, ये बात क्लियर रहे, नॉन जीरो डिजिट नहीं बोला है, केवल टी को मना किया कि टी 0 नहीं होगा। p इज थ्राइस ऑफ टी, मैं देखो कंडीशन लिख रहा हूँ यहाँ से, p इज इक्वल टू 3t, तो क्या मैं इस चीज को p अपॉन t इज इक्वल टू मैं भाई 3 लिख सकता हूँ, 3/1, ये रेशियो में दिया है, ठीक। तो मैं इसको 6/2 भी लिख सकता हूँ, 9/3 भी लिख सकता हूँ। अब 12 क्यों नहीं लिखूंगा भाई, क्योंकि मुझे डिजिट दिया है, तो डिजिट सिंगल डिजिट ही होगी। अब मैं 12/4 नहीं लिखूंगा, बिकॉज 12 जो है पी की वैल्यू होगी, तो वो डिजिट 12 जो है वो डिजिट नहीं होगा, 2 डिजिट का हो जाएगा वो, ठीक। सिंगल डिजिट नंबर बोला है। आगे देखते हैं, आगे बोला है s इज ग्रेटर देन q बाई 4, तो देखो s इज इक्वल टू q प्लस 4 ये दिया है, ठीक है। वाइल q इज ग्रेटर देन r बाई 3, q इज ग्रेटर देन r बाई 3, तो ये दिया है। तो अगर मैं एक ही फॉर्म में r ही के फॉर्म में चेंज करूँ, तो q की जगह आप क्या रखोगे, r प्लस 3, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 7 हो जाएगा। एक ये कंडीशन है, देखो मैं एक ही फॉर्म में क्यों किया, आप समझो इस चीज को, नहीं ये गलती हो गई, एक्चुअली s इज इक्वल टू ये तो दिया है, अब q की जगह अगर मैं रखूंगा तो ये s की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वाला एक्चुअली नहीं है, ये जो वाला ब्रैकेट पहला वाला ब्रैकेट लगाया, एक तो ये है और एक ये है, मतलब r के फॉर्म में मैं q की भी वैल्यू निकाल लिया और r के फॉर्म में s की भी वैल्यू निकाल लिया। मतलब क्या हुआ भाई इन चीज़ों से, मतलब ये हुआ देखो कि r की वैल्यू मुझे t की वैल्यू को 0 मना किया है, मतलब r की वैल्यू 0 हो सकती है ना, तो r की वैल्यू यहाँ से क्या क्या हो सकती है, बिकॉज s भी तो एक डिजिट है, तो 0 से लेके मतलब 0 से लेके 9 तक हो सकता है s की वैल्यू। अब s की वैल्यू r प्लस 7 है, इसका मतलब r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 आप ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 नहीं लोगे, जब 3 लोगे तो s की वैल्यू 10 हो जाएगी, वो संभव नहीं है, समझ आया। तो r की 3 वैल्यू पॉसिबल है हमारे पास। अब भाई चेक कर लेते हैं इसको, चेक कैसे करेंगे, देखो 5 डिजिट का नंबर मुझे चाहिए, मान लो मैं p की वैल्यू रखता हूँ,
मान लो मैं इस केस को लेता हूँ पहला वाला, बिकॉज मान लो मैं p की वैल्यू 3 लेता हूँ और t की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो 3 एंड 1 हो गया ये t की वैल्यू, p और t की वैल्यू मैंने रख दिया। अब 3 डिजिट यहाँ पर बची, मुझे फिल करना है। अब क्या क्या हो सकता है, मान लो अगर 3 और 1 हो गया, अब 3 1 कोई और डिजिट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो मैं r की वैल्यू अगर सपोज 0 रखता हूँ, r की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो q की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो वो केस तो संभव नहीं होगा बिकॉज 3 तो आ चुका है। तो r की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो 1 भी नहीं रख सकता बिकॉज 1 भी आ चुका है, मैं t की वैल्यू ले चुका हूँ। तो r की वैल्यू मैं 2 रखूंगा और r की वैल्यू यहाँ पर दिया, देखो r बीच वाला है, तो r की वैल्यू मैं 2 रख दिया। जब नहीं समझ आया, r की वैल्यू जब मैं 2 रखा यहाँ पर, r की वैल्यू 2, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 3 दैट इज 5 हो जाएगी। और यहाँ पर 2 रखूंगा तो s की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो एक तो ये नंबर हुआ, ठीक है। और कुछ नंबर बन सकते हैं क्या, देखो 0 1 तो हुआ नहीं, जब मैं इस केस को लिया तो 0 1 तो नहीं हुआ। अब दूसरा चेक करते हैं, 3 1 के बाद मैं अगर 6 2 ले लूँ तो 1 2 3 ये खाली हैं और यहाँ पर ये 2 है, ठीक। मुझे 3 डिजिट फिल करनी है, 3 डिजिट अगर फिल करनी है फिर से, अब r की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, चलो r की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ तो q की वैल्यू 3 आएगी। तो r की वैल्यू 0, q की वैल्यू 3, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 + 7 दैट इज 7। तो एक ये भी नंबर आ गया, क्यों भाई, पॉसिबल है ना। चलो अगर मान लो मैं 6 के बाद 6 1 2 3 यहाँ और ये 2 इसी केस को लेता हूँ और r की जगह जो मैं 0 लिया 1 ले सकता हूँ क्या, 2 तो नहीं ले सकता बिकॉज 2 तो मैं ले चुका हूँ। तो 1 लूँ अगर मान लो, तो r की वैल्यू अगर 1 लेता हूँ तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू 1 तो q की वैल्यू 4, ठीक है। r की वैल्यू जब मैं 1 लिया तो q की वैल्यू 4 आ जाएगी, s की वैल्यू 8 आ जाएगी। देखो सभी डिजिट अलग अलग हैं, तो एक ये नंबर बना, एक ये नंबर बना, एक ये नंबर बना। अभी मेरा एक वाला ये वाला केस बाकी है, तो इसको भी ले लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 9 और ये 3 ले लिया, 1 2 3 डिजिट मुझे फिल करना है। अब इस केस में देखो 9 3 ले लिया, अब यहाँ पर 0 भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ बिकॉज सभी डिस्टिंक्ट डिजिट हैं, बस डिस्टिंक्ट ही आनी चाहिए, सेम नहीं आनी चाहिए। मान लो मैं r की वैल्यू 0 लेता हूँ, तो r की वैल्यू जब 0 लूँगा तो q की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब 3 यहाँ आ चुका है तो ये 0 नहीं ले सकता बिकॉज q की वैल्यू सेम आ जाएगी 3, तो q की वैल्यू ये 0 नहीं ले सकता। 1 ले लूँ अगर तो r की वैल्यू 4 आ जाएगी। मान लो 1 लिया तो r की वैल्यू 1 लिया तो q की वैल्यू 4, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सभी डिजिट अलग अलग हैं तो एक ये भी नंबर संभव है। अब 2 ले लेता हूँ, मान लो एक 2 लेके चेक करता हूँ, 1 2 3 और ये 2, आई एम सॉरी ये 3 है। अगर r की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, r की वैल्यू अगर 2 लिया तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 3 दैट इज 5 हो जाएगी। और यहाँ पर 2 7 + 2 दैट इज 9। अब ये 9 आ गया तो ये 9 और 9 देखो 2 बार रिपीट हो गया, तो ये वाला नंबर नहीं बनेगा। कुल मिला के आपके पास कितने नंबर बने, आपने पूरे केसेस, अब देखो आपने चेक भी किया भाई, तो सिस्टमेटिक तरीके से चेक किया ताकि कोई चीज़ छूटे ना, मिस ना हो। ऐसा नहीं कि रैंडम उठा के चेक कर रहे हो। तो एक नंबर बना, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, तो 4 ऐसे नंबर बने, ठीक है। 5 डिजिट नंबर 4 बन जाएंगे। समझ आया, ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलुरु। देखो मैं तरीका जो बताता हूँ कि आप एक सिस्टमेटिक वे में करो, जैसे p की और t की वैल्यू पहले आपने ये उठाई, तो उसमें r की वैल्यू क्या क्या संभव थी, तो उसके अकॉर्डिंग चेक किया कि कौन सा पॉसिबल है और कौन सी वैल्यू नहीं ले सकते। फिर इसको उठाया तो सेम चीज़ है, r की उतनी वैल्यू पॉसिबल के लिए चेक किया, फिर इसको उठाया तो आपने फिर से चेक किया। अगर आप रैंडम उठाओगे तो भाई कोई ना कोई एक मिस हो जाएगा। और ऑप्शन आप देखते हो कि सारे ऑप्शन में जो ऑप्शन रहते हैं वो करस्पॉन्डिंग कंसेक्यूटिव रहते हैं। कंसेक्यूटिव ऑप्शन में गलतियां होने का बहुत चांस रहता है। आपको लगेगा आपने सही कर दिया और हो सकता है एक आध कोई नंबर मिस हो जाए, तो वो गलती करवा देगा अपने से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। देखो फिर से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। अभी वो पाइप और फिलिंग वाला हमने किया, तो टाइम एंड जो वर्क होता है एंड एक होता है पाइप एंड सिस्टम, सिमिलर क्वेश्चन होते हैं सेम। मैं इनको दोनों को एक ही टॉपिक कंसिडर करता हूँ, बस नाम अलग अलग हो जाते हैं। यूनिट मेथड से करवाता हूँ भाई, आप भी यही करो, 100% एक्यूरेसी रहती है। ठीक, एक्स कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सर्टेन वर्क इन 6 days। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एक्स पूरा का पूरा वर्क कितने, अगर 1/3 काम 6 दिन में कर रहा है तो पूरा का पूरा काम 18 दिन में करेगा। ठीक है। बाई कैन कंप्लीट द 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 days। तो बाई
बाई अगर एक तिहाई काम, वन थर्ड काम 8 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 8 त्रिक 24 दिन में करेगा, ठीक है। एंड जेड कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क, जेड कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज। तो भाई जब 3/4 काम कर रहा है 12 दिन में, तो पूरा का पूरा काम 4/4 कितने दिन में करेगा, तो 4 दिन और ले लेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 16 दिन में होगा। कैसे आया, समझ आया? देखो 3/4 वर्क जब हुए वो 12 दिन में कर रहा है, तो 3 से काटोगे तो 3 चौका 12, तो ये 4 उधर मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा 1 मतलब पूरा वर्क, तो ये 4 चौका 16, ठीक है, 16 दिन। इतनी बात क्लियर है? 12 डेज, ओके। ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर n डेज, मतलब ऑल मतलब तीनों काम जो करते हैं n डेज तक एक साथ काम करते हैं। एंड देन एक्स एंड जेड क्विट एंड बाई अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 to 3rd डेज। वट इज n इक्वल्स टू, देखो भाई मुझे अभी n की वैल्यू नहीं पता है, मुझे पता है कि पहले तीनों काम करते हैं, उसके बाद एक्स और जेड छोड़ देते हैं, बाई अकेले काम को फिनिश करता है, और जो रिमेनिंग काम का बचता है उसको बाई अकेले 8 to 3rd डेज में फिनिश करता है। तो मैं पहले इनका टोटल काम निकालूंगा, और टोटल काम निकालने के लिए कि टोटल काम कितना है, तो इन सब का एलसीएम ले लो। देखो मैं पहले वाले को क्या, एलसीएम लेने के लिए पहले वाले को क्या लिखोगे, 9 × 2, सेकेंड वाले को लिखोगे 8 × 3, और इसको 16 × 1 कर दो, कुछ नहीं। तो 2 की मैक्सिमम पावर ये 16 है, तो 16, और इंटू ये इधर से 9 आ जाएगा, तो 9 मतलब 16 × 9 दैट इज 144। तो 144 यूनिट टोटल वर्क हो गया आपका। अब ये 144 टोटल यूनिट वर्क हो गया, तो जब 18 से डिवाइड करोगे, तो 18 से डिवाइड करोगे तो 9 दूनी मतलब ये 8 यूनिट पर डे काम होगा। अब डे दिया है, मिनट दिया है, सेकेंड दिया है, वो ऐसे अकॉर्डिंगली आवर दिया है, वीक दिया है, मंथ दिया है, जैसे भी दिया है आप उसके अकॉर्डिंग ये समझ लेना, ठीक। 8 यूनिट काम हो रहा पर डे, यहाँ डे की बात किया तो पर डे काम हो रहा, एक्स कर रहा है। 24 से जब डिवाइड करोगे इसी नंबर को, तो 24 से, तो 8 दूनी 16, तो देखो 8 और 3 24, 8 से काटोगे 2, और ये तो 6 बार, तो ये 6 यूनिट पर डे होगा। जब 16 से इसको डिवाइड करोगे तो 16 पूरा पूरा कट जाएगा, तो 9 यूनिट पर डे काम होगा, ठीक है। अब देखो भाई मुझे पता है कि 8, 6, 14 और 9 23 यूनिट ये तीनों मिल के पर डे काम कर रहे हैं n दिन तक, तो n दिन मतलब n यूनिट ये काम करेंगे, ठीक है। प्लस अब रिमेनिंग काम कितना बचा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे n की वैल्यू ही नहीं पता। तो क्यों ना मैं ऐसा करवा दूं कि बाई अकेले काम कर रहा 8 to 3rd डेज, तो मैं बाई को उतने दिन अकेले बाई की यूनिट से काम करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बाई को देख लेते हैं। देखो 8 to 3rd को आप जब सॉल्व करोगे तो 8 3 24 2 26 और बटे 3 निकलेगा। बाई काम कर रहा है इतने दिन, तो उतने दिन में काम कर रहा है, तो बाई 26 बटे 3 इंटू एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो टोटल इसका काम हो जाएगा जिसमें 3 दूनी 6 मतलब 26 दूनी 52 यूनिट। बाई जो आखिरी के इतने दिन में काम किया अकेले, तो 52 यूनिट काम किया। अब 144 में से 52 जब माइनस करोगे तो ये बचेगा 92, समझ आया? ये 92 बचेगा, तो 92 यूनिट तीनों ने मिल के n दिन में काम को किया, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये 144 हो गया। तो 23n इज इक्वल टू, इसको निकालोगे 92, n की वैल्यू आ जाएगी 92/23, दैट मीन्स 4 आ जाएगा। यार ये जो 92 आया है, अब उसको तीनों मिलके 23 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 23 से डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो n की ही आएगी। क्लियर हुआ क्या? अब जैसे भी करो भाई, ये यूनिट मेथड बहुत सिंपल होती है। अब अगर पहली बार सपोज मैं मान के चलता हूँ कि आप पहली बार अगर सीख रहे हो, ये सुन रहे हो या देख रहे हो, हालांकि ऐसा तो नहीं होगा, पर अगर लेट से कि आप पहली बार अगर यूनिट मेथड सॉल्व कर रहे हो, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, बिकॉज पहली बार कोई चीज़ें सीखने में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है। आप इसको 2-3 बार सीखो, मेथड को खुद यूज़ करो, भाई इतना मजा आ जाएगा। ये यूनिट हमेशा आपको 100% करेक्ट बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आंसर करेक्ट तक पहुँचाएगी, करेक्ट आंसर तक, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 यूनिट, ऑप्शन बी बेंगलुरु। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट 60th क्वेश्चन। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन करवाया था 24, उसमें 0.5 को मल्टीप्लाई किए थे तो 12 आया था, फिर उसमें 1 का मल्टीप्लाई तो फिर 12 अगला नंबर था, फिर इसमें 1.5 को मल्टीप्लाई किए थे तो 18 आया था, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो ये 36 आया था, फिर इसमें आप 2.5 को मल्टीप्लाई किए थे तो 18×5 आया था, ठीक है। यही सीरीज दी थी। अब सेम चीज़ें बताओ, देखो यहाँ पर सीरीज दिया है, पहले मतलब कुल मिला के मैं यहाँ पर बता क्या रहा हूँ आपको,
भाई पहले 0.5 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1.5 का, फिर 2 का, फिर 2.5 का। तो सीरीज कितनी इजी आती है आप समझ पाओगे कि कितनी इजी सीरीज आती है। इसलिए एक बार मैं सीरीज के 2-3 लेक्चर बनाया हूँ, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज की 2-2 लेक्चर आई थिंक है, उसको आप जाके देखो। एटलीस्ट पूरा नहीं देख सकते तो पूरा एक स्टार्टिंग का जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है कि मतलब कितने टाइप के पैटर्न संभव, वो चीज़ जरूर देखो, क्योंकि यहाँ से आपके ये स्कोरिंग मार्क्स होते हैं और 100% एक्यूरेसी वाले ही होते हैं। देखो यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ 1, 3, 6, 11, 18x एंड 42। भाई आप बताओ यहाँ से कुछ मल्टीप्लीकेशन, एक इंटू 3, फिर 3 इंटू 2, फिर यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, फिर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई की सीरीज तो नहीं चल रही है। नंबर बड़ी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, बिकॉज देख लो कुछ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं क्या कि पावर ओवर जैसा कुछ नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ का आप डिफरेंस लोगे, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखते हैं। 1 से जब 3 जा रहा है तो 2 का डिफरेंस, 3 से 6 जा रहा है तो 3 का डिफरेंस, 6 से 11 जा रहा है तो 5 का डिफरेंस, 11 से 18 दैट मीन 7 का डिफरेंस, 18 ये नहीं पता। 2, 3, 5, 7 ये क्या दिख रहे हैं, ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं। अब भाई प्राइम नंबर दिख रहे हैं तो पहला 2, 3, 5, 7, तो ये 7 के बाद क्या आना चाहिए, अगला प्राइम नंबर। अब 9 तो नहीं रखोगे ना, मान लो अगर 3, 5, 7 होता तो आप 9 रख सकते थे, 9 को रख के चेक करते कि वो कंडीशन आगे भी वही चीज़ फॉलो हो रही कि नहीं। अगर होती तो ठीक है वही होता, और नहीं होती तो फिर मतलब 7 के बाद फिर 9 को ना रख के 11 रखते, ठीक। परंतु यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये सारी चीज़ें आपको प्रूव कर रही हैं कि ये प्राइम नंबर चल रहा है। तो अगला प्राइम नंबर 11 होगा, तो 11 प्लस 18, देखो 11 7 18 हुआ, तो 18 11 कितना होगा 29। अगर x की वैल्यू 29 हुई तो इधर भी सेम चीज़ें होंगी, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 13 प्राइम नंबर होगा। तो 29 में अगर 13 जोड़ते हो तो भाई 42, दैट मीन्स कि करेक्ट है। तो ये 29 ही x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। 29 ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता। समझ आया। तो इस तरीके से देखो मैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपसे केवल इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करो। मेरा टारगेट रहता है कि भाई सी सेट में आप केवल मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग से 100 से मोर देन 100, एटलीस्ट 100 मार्क्स आप लाओगे, ठीक है। सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, और मेरा यही मानना रहता है कि बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट के आप सिंपल तरीके से आप 100 से ज़्यादा मार्क्स लाओ, मतलब एकदम इंश्योर हो जाओ कि आपका सी सेट के कारण आपका पेपर नहीं रुकेगा, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो भाई, ठीक है। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ जो भी जैसा रिव्यू है, जैसा आपको समझ में आता है, कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं आ रहा, कौन सा एग्जाम को टारगेट करो, राइट। बिकॉज सी साइट के अलावा जैसे कि CDS पेपर होता है, SSC का होता है, कैट का पेपर होता है, ये अच्छे खासे लेवल के होते हैं। तो आप यहाँ से लर्निंग ले सकते हो, फ़ायदा ले सकते हो इसका। और भी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस कांस्टेबल, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए भी आप फ़ायदा लो। बस चैनल पर अपना सपोर्ट जरूर बनाओ, बिकॉज आप ही के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सब सारी चीज़ें कलेक्ट करता हूँ, एक तरीके से पढ़ाता हूँ। अदरवाइज मैं भी रैंडम पढ़ा दूँ फिर तो उससे आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।